तेलंगाना में टीआरएस की लगातार दूसरी जीत के बाद पार्टी कारकुनान में जश्न का माहौल है। पार्टी लीडर अपनी कामयाबी के लिए के चंद्रशेखर राव की तरक्याती कामों का बखान करते नजर आए और खबर है कि गवर्नर से मुलाकात के बाद कल सीएम ओहदे का हलफ ले सकते हैं के चंद्रशेखर राव, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई। और इस मामले में लीडरान ने महज एक फॉर्मेलिटी से बताते हुए कहा है कि रियासत में अवाम की हुकूमत आगे भी जारी रहेगी। इस मौके पर सभी कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद को जमकर निशाने पर लिया गया। तो कल Well, I'm very happy. That is what I am telling you. Well, it is not my victory. It is the victory of the people. After all, we stood by them, and they have reflected it. That fact is reflected very much. So the response that the people gave, I think I'm indebted to them. When will be the TRF forming the government? Well, I don't know. It is for him to take the call. He told the press that he'll take 1 or 2 days. Tomorrow we have a meeting of the CA, the registered party. Then we'll go, first of all, meet the governor. Then they will decide. It's a formality. So KTR, that is the speculation. It is your speculation. You keep it to yourself. It is a landslide victory given by the people of Telangana for good governance, for development, for peace and tranquility and development of all sections of people. Hard work by the TRS leadership, hard work by TRS cadre, hard work by TRS candidates. I am sure the people of Telangana have today endorsed the rule of KCRG, and in the coming parliamentary election we will win most 16 out of 17 seats. Mahakutami has totally failed. Mahakutami did one of the worst campaigns possible, and I would like to say that there is no Maha thing about it. It's a lousy Kutami which has been rejected by the people. तेलंगाना एक रिकॉर्ड मार्जिन से केसीआर साहब को वापस चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बिठाया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि तेलंगाना आज मुल्क का सबसे बेहतर स्टेट है, और हम ऐसी गवर्नेंस दिए हैं जो गवर्नेंस गरीबों के लिए है, दलित के लिए है, मुसलमानों के लिए है और पिछले सेक्शन के लिए है। आप देखे हैं तेलंगाना में वेलफेयर मेजर्स इस हद तक दिए गए हैं कि हर आदमी को पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, मेडिकल फैसिलिटी, पढ़ाई के लिए फैसिलिटी, और जो बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए पेंशन्स, तो ये सब चीज़ उन तक पहुंची है। पहले की हुकूमतें जो 70 साल तक यहाँ पे हुकूमत करें हैं वो सिर्फ बात करते थे मगर लोगों तक वेलफेयर नहीं पहुँचाते थे। टीआरएस गवर्नमेंट ने वेलफेयर पहुँचाया है। टीआरएस गवर्नमेंट उनके दिलों को जीती है, और ये लोग हर आदमी आज आगे बढ़ के टीआरएस हुकूमत को अपना सपोर्ट दिए हैं, समर्थन दिए हैं, और टीआरएस हुकूमत आज एक रिकॉर्ड विक्ट्री से तेलंगाना में आगे बढ़ी है और हुकूमत बनाने जा रही है केसीआर साहब की लीडरशिप में। तो टीआरएस की जीत के बाद आज फिर पार्टी सदर चंद्रशेखर राव मीडिया के सामने आए और इस पर उन्होंने मरकजी सियासत का भी उन्होंने इशारा दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बन रहे तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या मैं यहां से काम नहीं कर सकता? मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे रहे आप। ओवैसी साहब ने भी कल कहा था कि वे भी आंध्र प्रदेश जाएंगे। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आप भी वहां 100% जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? 100% हमको जाना चाहिए। वहां से हमारे को निमंत्रण भी मिल रहा है। ఆయన చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబం ఇంతకుముందు రోడ్న పడ్డది. బట్ టుడే వితౌట్ ఎనీ పైరవి, వితౌట్ రూమింగ్ అరౌండ్ ఆఫీసెస్ 5 లక్షల రూపాయలు 10 days లోపల పాజిటివ్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ అయిపోతుంది, ఏ పైరవి చేయకుండా. డెఫినెట్లీ చాలా చాలా ఉత్తమమైన స్కీమ్ అది. और इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हमारे रिपोर्टर मीर मेहंदी अली बाकुरी फोन लाइन पर हमारे साथियों से बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे हलफ बर्दाई तकरीब के हवाले से ताजा अपडेट क्या है? कल हलफ बर्दाई तकरीब तय है, तैयारियां पूरी हैं? जी हाँ, कल हलफ बर्दारी होने वाली है। 1:30 बजे उनके पंडित ने टाइम दिया है कि 1:30 बजे वो गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी ले लेंगे, लेकिन अकेले ही लेंगे, बाद में मिनिस्टर्स का डिसाइड होगा। यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाद तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। जल्द से जल्द उसके बाद मिनिस्टर्स को भी सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर माइनॉरिटीज, दलित लोग यहाँ पर जो है कल उनका बड़ा पैमाने प्रोग्राम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि केसीआर की जीत हो गई। ये एक अवाम की जीत है। केसीआर ने आज अपने तमाम एमएलए से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब उनका मुद्दा रियासत तेलंगाना का डॉलर से हटकर
जी। जैसा कि पोलावरम प्रोजेक्ट बाकी है, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्दी कर देंगे। मैनिफेस्टो ने हमने जो वादे किए हैं वो भी पूरा कर देंगे। जी। लेकिन यहाँ दो इम्पोर्टेंट बातें हो रही थी, ये कि केसीआर नेशनल पॉलिटिक्स में अब ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि असदुद्दीन सिंह ने कहा कि माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। तो देखना यह है कि केसीआर और असदुद्दीन से मिलकर क्या नेशनल पॉलिटिक्स माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस को लेकर ये लोग नेशनल पॉलिटिक्स जाएंगे, किससे मिलेंगे। बिल्कुल, आज इशारे मिले हैं, केसीआर की तरफ से इशारे मिले हैं, आंध्रा में भी जाएंगे और आंध्रा में भी कोशिश करेंगे, ये भी उन्होंने साफ कहा कि वहां से दावत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को फैलाने की कोशिश है। ये जीत एक बड़ी कामयाबी लेकर आई है और कहीं ना कहीं भरोसा भी लेकर आई है कुछ कर गुजरने का, ये देखा जा रहा है। बेहद खुशी है और एक जज्बा है आगे बढ़ने का। जी हाँ, तमाम लोगों को यही है कि केसीआर को तमाम तेलंगाना के लोगों ने दिल खोल कर जिताया है। उनके जो स्कीम्स थे, उनके जो पॉलिसीज थे, वो पूरे कामयाब उतरे हैं। लेकिन एक बात जो माइनॉरिटीज ने बार बार कह रहे थे हर मीटिंग्स में कि 12%, लेकिन उसमें अब देखना यह है कि एक भोटान से फिर एक बार आमिर शकील ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। क्या उनको मिनिस्टर बनाते हैं या नहीं, क्योंकि एक महमूद अली ही डिप्टी सीएम बने हुए हैं, एक इलेक्टेड कैंडिडेट जो आमिर शकील है भूटान से, क्या उनको इस बार मिनिस्ट्री में लेते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि माइनॉरिटीज लगातार अपनी डिमांड रखते जा रहे थे कि 12%। इस बार शायद हो सकता है कि आमिर शकील को भी मिनिस्ट्री मिले, जो वाहिद कैंडिडेट है मुस्लिम जो इलेक्टेड है तेलंगाना से। बिल्कुल, और खासतौर से रिजर्वेशन को लेकर भी इलेक्शन के दौरान काफी बातें हुई थी और एक बार तो एक रैली में सवाल भी कर लिया गया था केसीआर से। ऐसे में हुकूमत अब इस सिमत में भी सोचेगी, गौर खोज करेगी, कुछ इशारे मिल रहे हैं क्या? ये एक बड़ा मुतालबा है मुसलमानों का और हुकूमत ने पिछले दौर में भी काम कर दिया था, लेकिन इस बार क्या कुछ बड़ी उम्मीद की जाए? जी हाँ, इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है 12% को वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ले जाकर अपना इंफ्लुएंस लगाकर शायद पास भी करवा लें। लेकिन जितने इंटेलेक्चुअल से उनका कहना है 12% रिजर्वेशन होने वाली बात नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से जीती, वो एनजीओ जो तेलंगाना के गवर्नमेंट के लोग हैं, जो एनजीओ है तेलंगाना नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, उन लोगों के रिटायरमेंट के जो 60 ईयर्स थे उनको बढ़ा दिया जाएगा, उनकी सैलरीज बढ़ा दी जाएगी। ये जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो इंक्लूड किया था, और जो पेंशन डिसेबल्स के हैं और जो ओल्ड एज पेंशन हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। शायद ये मैनिफेस्टो में जो उन्होंने डाला वो काम कर गया। इसलिए एनजीओज भी बड़े पैमाने में सेलिब्रेशन बना रहे हैं कि वो उनके 3 साल और रिटायरमेंट के एक्सटेंड कर दिए गए। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो उन्होंने बना काफी सोच बूझ के मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिससे तमाम लोगों को इससे फायदा हो। उन तमाम लोग मैनिफेस्टो की बुनियाद पर इनको जिताए हैं। हमने भी एनजीओ से बात की तेलंगाना के, जो उन्होंने कहा कि हमारे से जो स्कीम्स उन्होंने मैनिफेस्टो में की है, उस भरोसे पर हमने केसीआर को मीर मेहंदी अली बाकरी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, कल हलफ बर्दारी है, सिर्फ सीएम हलफ लेंगे, बाकी मिनिस्टर्स बाद में लेंगे, और किसको क्या मिलना है, किसको और लिया जाना, ये बड़ी बात होगी और इसको लेकर भी अब शुरू हो जाएगी जद्दोजहद। बस चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो नए चेहरे शामिल किए जाएंगे इस बार, लोगों को ज्यादा मौके दिए जाएंगे या फिर पिछली कैबिनेट और जो मिनिस्ट्री उसी को रिपीट किया जाएगा काफी हद तक? नहीं, क्योंकि अब जो पुराने मिनिस्टर्स थे, मैं समझता हूं कि 50% ज्यादा लोग उसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि केसीआर काफी अपने मिनिस्टरों से नाराज थे उनके कारकर्दगी को लेकर। बार बार मीटिंग बुलाकर कहते थे कि उनकी शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब यूथ को जैसा क्रांति किरण है, जो तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, वो भी इलेक्ट होकर आए हैं जी। नया नरसिम्हा रेड्डी के जो दामाद है वो भी यूथ है, वो भी इलेक्ट होकर आए हैं, जो पहले होम मिनिस्टर थे। तो इसी तरह जो उनके रिलेटिव्स हैं और जो यंग ब्लड जो निकल के आया है, केसीआर ने मतलब नौजवानों को मौका मिल सकता है कैबिनेट में, एक नया चेहरा होगा कैबिनेट का, नौजवान चेहरा, ये भी कोशिश हो सकती है। देखने वाली बात होगी किस किस को मौका मिलता है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी। टीआरएस की शानदार कामयाबी पर एआईएमआईएम भी जश्न मना रही है और इस मौके पर पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी का चंद्रबाबू नायडू को सख्त इंतबाह आया है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात 2019 में भी आंध्रा जाकर के आवाम को जमीनी हकीकत वो बताएंगे। जगनमोहन रेड्डी को अपना दोस्त बताते हुए यह भी इशारा दे दिया है कि वो वाईएसआर कांग्रेस की हिमायत करेंगे। वहीं ओवैसी ने एक बार फिर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस महाज की वकालत की।
उर्दू का एक शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यही हाल इनका है। ये समझ रहे थे कि बी टीम सी टीम भगा देंगे, ओवैसी मुक्त कर देंगे तेलंगाना में। ऐसा तो तेलंगाना के हमने बीजेपी कांग्रेस को जवाब दे दिया। अब ये इनके ऊपर मुनस्सिर है कि वो इससे क्या सबक लेते हैं। मगर तेलंगाना के अवाम ने एक तारीखी वर्डिक्ट दिया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं तेलंगाना के अवाम का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मगर जो उन्होंने जो भरोसा हम पर कायम किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे उन भरोसे को उतरने के लिए और हमारी कोशिश ये होगी कि उस भरोसे को शर्मिंदा ना करें। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आके यहाँ कम ना सिर्फ कैंपेन किया बल्कि करोड़ों रुपये खर्चा किए। तो क्या आप जिस तरीके से आपका रुख था कि हम आंध्र प्रदेश में आएंगे चुनाव, मैं तो जाऊंगा, मैं तो बराबर मैं ये थ्रेट था आपका? थ्रेट नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बात को कहा था कि मैं बराबर आंध्रा में जाऊंगा। जगन मोहन रेड्डी मेरा दोस्त है, उसके तायद में करूंगा और चंद्रबाबू नायडू को हम बताएंगे एंटी इनकम्बेंसी का कैसे उनको नुकसान हो। इधर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शानदार कारकर्दगी के बीच कांग्रेस को तेलंगाना और मिजोरम से झटका भी लगा है। कांग्रेस के इत्तेहाद वाली महाकुटुंबी को झटका देते हुए रियासत में टीआरएस दोबारा हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये रिपोर्ट भी देखिए एक बार, इसमें पूरा हमने कोशिश की है इस पूरे सिनेरियो को डालने की। कांग्रेस की क़यादत में तश्कील हुई महाकूटमी को नाकाम करते हुए टीआरएस ने शानदार वापसी की है। इत्तेहाद के सारे दावे को नकारते हुए अवाम ने चंद्रशेखर राव के 4.5 साल के कामों पर मोहर लगा दी है। हालांकि कांग्रेस इसके लिए यहां ईवीएम को जिम्मेदार बता रही है, तो टीआरएस के अंदरूनी साथी एमआईएम नताइज के बाद अलग महाज का मुद्दा उठाती नजर आई कि जहां पर नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस लीडर होगा वहां पर ये दोनों पार्टीज हारेंगे। और ये तेलंगाना का एग्जाम्पल इन तमाम लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है जो ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस ही ऑल्टरनेट नहीं है। कांग्रेस ऑल्टरनेट इस मुल्क के लिए, अगर बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है 2019 में, तो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। ये कांग्रेस की बस की बात नहीं है। Obviously, because they tampered the EVM machines, they'll say that. But I'm asking you, and through you the whole country, what is the problem in counting the paper trails? We are ready for any delay. Everybody is ready. Why are you resisting counting paper trails? And the more ridiculous part is... And clearly, people have given victory to TRS. And I believe whatever Congress party today is saying is false. Because yesterday itself they went to the governor and said that, we are forming the government. So yesterday they had confidence. Today they are blaming it on EVMs. This is not fair and not correct. TRS enjoys the mandate of the people. They should learn and respect it in a democracy. Thank you. अपनी सादी जमात की शानदार जीत पर ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आंध्र सीएम को खबरदार करते हुए दावा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें 2 सीटों पर समेट देंगे। आप जो विस्पर कैंपेन, आप जो पैसों के बलबूते पर जो 100 करोड़ रुपया आपने तेलंगाना में खर्च किया, तेलंगाना की आवाम ने आपके हुरूर को चिकनाचूर कर दिया। चंद्रबाबू नायडू को इससे सबक हासिल करना चाहिए और हम चंद्रबाबू नायडू को ये बता रहे हैं कि मैं आंध्र प्रदेश को आऊँगा, मैं आंध्र प्रदेश जाऊँगा। चंद्रबाबू नायडू साहब, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद में, तेलंगाना में आकर बड़ी बड़ी सभाएं की। अब हम जब तेलंगाना आंध्रा में जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, तो आप देखना रिएक्शन कैसा होगा। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि 25 लोकसभा सीट में से इंशाल्लाह 2 लोकसभा की सीट पर भी चंद्रबाबू नायडू कामयाब नहीं होगा। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टीआरएस अराकीन असेंबली ने इसका सेहरा अपने लीडर केसीआर को दिया। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में मुल्क की सबसे बेहतरीन रियासत बनाने वाले केसीआर आगे भी इसी किरदार में नजर आएंगे। केसीआर ने बहुत बड़ा काम किया, मिशन काकतीय, मिशन भगीरथ और कल्याण लक्ष्मी और पेंशन सब चीज। और अभी हिंदुस्तान में 29 स्टेट में कोई स्टेट में ऐसा वेलफेयर स्कीम्स नहीं लगा है। यहाँ पर राहुल गांधी आए, नरेंद्र मोदी आए,
बड़े बड़े लीडर्स भी आए तो देखो रिजल्ट्स क्या तरीके से रिजल्ट्स आ रहा आप देखिए। रियासत में जीत भले ही टीआरएस की हुई हो, लेकिन एआईएमआईएम कारकुनान भी फातेह जश्न मनाते नजर आए। हो भी क्यों नहीं, रियासत में बीजेपी को 3 सीटों का झटका देने वाली ओवैसी अपनी 7 सीट बरकरार रखने में कामयाब हुई है। ऐसी हालत में भाईजान के नाम से मशहूर छोटे ओवैसी को सामने देखकर हामी कहां काबू में रहने वाले थे। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तेलंगाना में सबसे बड़ा झटका मरकज में जेर इख्तिदार बीजेपी को लगा है। गुज़िश्ता इंतखाब में 5 सीटों पर जीत करने वाली बीजेपी इस बार 1 सीट पर सिमट कर रह गई। हालांकि रियासत में पीएम मोदी, पार्टी सदर अमित शाह और कई वुज़रा और वुज़राए आला तक अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन नतीजे के बाद मुतनाज़ा और मजहबी बयान देने वाले वाहिद राजा सिंह की गोशा महल से मुंतखब ये हुए हैं। 1 ही सीट बीजेपी जीत पाई है। हालांकि उन्होंने इस जीत का सेहरा रियासती अवाम के नाम किया और इस मौके पर उन्होंने एमआईएम की जीत के लिए वोटरों को अपने नाम से डराने और भारी धांधली का भी इल्जाम लगा दिया। पूरे मामले पर राजा सिंह से बात की हमारे हैदराबाद नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी ने। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के एक लौते जीते हुए एमएलए राजा सिंह मौजूद है। उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर इनके 5 एमएलए थे, अब वहाँ पर ये 1 ही रह गए हैं। क्या इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, पहले 5 विधायक थे, आज पूरे तेलंगाना में मैं 1 ही विधायक जीता हूँ। इसके पीछे टीआरएस का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया गया। मेरी विधानसभा गोशामहल में 35,000 से अधिक जो बीजेपी की वोटर है, वो वोटर आईडी पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए। हमने इनरोलमेंट कराने के बाद में भी लास्ट में उन सभी का नाम नहीं आया। एकदम घटिया इलेक्शन लड़ा है टीआरएस वालों ने, एकदम घटिया। आज हमारे 4 विधायकों को हरा दिया गया। हारने का कारण 2 है। एक तो वोटर आईडी कार्ड डिलीट करे, दूसरा रातों रात जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको खरीद दिया गया। कई पैसा बहा पूरा बांटा गया। इस प्रकार से ये लोग इलेक्शन जीते। उतना बड़ा आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी जीत है, या हिंदुत्व की जीत है, या फिर बीजेपी की जीत है, या फिर आपके मुखालिफिन की जो मेहनत रही है, या फिर योगी की जी आने जब से आपकी उसकी जीत हुई है? देखिए, मेरा जीत का जो सहरा जाता है वो गोशामहल की जनता पे जाता है। जो मैंने 4 साल 3 महीने में जो विकास कार्य किया है, उस कार्य को देखकर योगी जी ने भी समय दिया है, मोदी जी ने समय दिया है। और जिस प्रकार से गाय के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, जो मेरा कार्य है, वो सभी कार्य देखकर गोशामहल की जनता ने इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया। फिर से एक बार उनकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। वैसे तो मेरे दुश्मन एमआईएम वाले जिस सर को झुकाना चाहते थे, उसी का नाम ले लेकर ये लोग चुनाव लड़े और चुनाव ये लोग जीते। मुसलमान चाहता था कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे मुसलमानों को ये लोग नहीं जिताए। फिर से वही करप्टेड एमआईएम के एमएलए को ये लोग जिताए। आपको ये लगता है कि 2019 में जो एमपी इलेक्शंस होने वाले, बीजेपी एक हैदराबाद पार्लियामेंट में जीतना चाहती थी, वो ख्वाब कहीं चिकनाचूर तो नहीं हो गया? देखिए, भारत देश में जिस प्रकार से डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी के ऊपर विश्वास है पब्लिक को। और पार्लियामेंट चुनाव में 100% 5 पार्लियामेंट सीट हैदराबाद तेलंगाना में जीतेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे इकलौते बीजेपी तेलंगाना के एमएलए जो यहाँ पर अपनी जीत पर, अपनी कार्यकर्ता पर और अपने काम पर, गोशामहल की आवाम पर भरोसा कर उन्होंने जो काम किया उन्हें जिताया गया। कैमरा हुसैन के साथ मैं मीर मेहंदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के बाद दक्कन रियासतों में भी कांग्रेस कारकुनान जश्न मना रहे हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी इसकी खबर मिलते ही पटाखे फोड़े गए और इस दौरान सभी लीडरान ने इस कामयाबी को आम इंतखाबात 2019 से जोड़ते हुए इसे पार्टी सदर की जीत बताया। इस मौके पर उन्होंने मोदी हुकूमत की नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा कि आवाम झूठे वादों से गुस्से में थी। उन्होंने आगे भी कांग्रेस की इस कामयाबी को जारी रखने का दावा करते हुए कहा कि मुल्क की आवाम परेशान है और वक्त मिलते ही वो कांग्रेस के हक में अपना फैसला सुनाएगी। The elections which have been held for 5 states have indicated that Congress has done extremely well
I personally congratulate Shri Rahul Gandhi for taking, this journey and working for 6 months continuously, taking the issues before the people, issues of country, issues of, non-governance in the government of India by Narendra Modi ji, Prime Minister. So all these issues have been taken to people, and the result is, this is what we are seeing. And we also feel that in 2019, the same result will continue and we will win and come back to power. See, this is victory of India, especially the people of this country. We have been fooled, we have been hearing lies, Achhe din, wo din, ye din. We have been hearing so many stories. Our leader, AICC President Rahul Gandhi, he was, as an opposition party, he was leading the entire campaign in favor of the people and trying to bring out all those things which the ruling party was doing there. And they were making fun of Rahul Gandhi, they were making jokes of Rahul Gandhi, but he did not move out of it. His fight was straight. He went on to go fight against the ruling Modi government, which was just making full of 130 crores people in this country. Missed in Madhya Pradesh and lost in Rajasthan and Chhattisgarh, where it was in ruling, but there is no reason to lose heart. In a democracy, one has to accept the people's verdict, and I have got 100% confidence it will not affect our future Lok Sabha elections. जो रिजल्ट आया, दिस इज अ मैसेज फॉर 2019 लोकसभा इलेक्शंस. इससे लोगों को, क्योंकि बीजेपी वाला उनका पूरा ताकत लगाया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतना पैसे बांटे 5 स्टेट्स में, हिंदुस्तान का लोग बोले हम मैच्योर्ड लोग हैं, आपका पैसे का जरूरत नहीं है, अच्छा रूल करने वाला पार्टी हमको होना बोलते कांग्रेस को चुने. और This is a historic victory of Congress party in national level, because this is the heart of the India. These 3 states are very important states as far as the वजीर बराए फूड और सिविल सप्लाई जमीर अहमद खान ने कर्नाटक में सरकारी गोदामों का जायजा लिया, जहां पर गंदगी देखकर वो नाराज नजर आए. इस दौरान जमीर अहमद ने मुलाजमीन को साफ सफाई की हिदायत देते हुए खबरदार किया और इस मौके पर उन्होंने मुस्तहक लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराने की भी बात कही. 3 गोडाउन में स्टॉक चेक किए, तीनों गोडाउन में सही था. एक गोडाउन विजयनगर 1 में वो जो स्टॉक, जो प्रेजेंट स्टॉक जो था वो सही था, प्लस जूना स्टॉक था, गोदी जैसा गेहूँ बोलते हम लोग, वो गेहूँ का स्टॉक था 216 मूठे, यानी 1.5 साल से वो स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी खराब भी हो गया, वो आधा खराब हो गया. तो नाज़रीन, सलाम दक्कन के शुमार में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है. आप रहिए जी सलाम के साथ.